नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमारे श्वसन वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक हो गए थे। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन की क्रियाविधि। जो साथी हमसे नए जुड़े हैं वे कृपया हमारे YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि को दो चरणों में बांटा जाता है। श्वसन की क्रियाविधि इसे दो चरणों में बांटा जाता है। पहला होता है निःश्वसन। निःश्वसन यानी वायु का शरीर में प्रवेश करना। वायु का शरीर में प्रवेश करना, वायु का वायुमंडल से शरीर के अंदर प्रवेश करना निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन को इनहेलेशन भी कहते हैं। वायु का वायुमंडल से शरीर के अंदर प्रवेश करना निःश्वसन कहलाता है। इसे इनहेलेशन भी कहते हैं। अब ये इनहेलेशन या निःश्वसन होता कैसे है? ये इनहेलेशन की क्रिया है, ये सक्रिय क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? सक्रिय क्रिया होती है, अर्थात यहाँ पे ऊर्जा खर्च होती है। इसके अंदर डायाफ्राम, इस क्रिया के अंदर डायाफ्राम एवं बाह्य अंतरा परशुक जो पेशियां हैं, डायाफ्राम और बाह्य अंतरा परशुक पेशियां हैं, उनमें संकुचन होता है। उनमें क्या होता है? संकुचन होता है। अब संकुचन से ये डायाफ्राम है, जैसे इसका ये साइज है वो घट करके कम हो जाता है, यानी ये चपटा हो जाता है। जब बाह्य ये डायाफ्राम के अंदर संकुचन होगा डायाफ्राम की पेशियों में, तो डायाफ्राम सिकुड़ करके चपटा हो जाता है। और अंतरा परशुक पेशियों के अंदर जब संकुचन होता है तो पसलियां बाहर की ओर खिंचती हैं। इनमें संकुचन होगा तो पसलियां हैं ये बाहर की ओर खिंचती हैं, बाहर की ओर खिंचेंगी। अब खिंचेंगी तो क्या होगा? वक्ष गुहा का आयतन, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। यानी डायाफ्राम और बाह्य अंतरा परशुक पेशियों के अंदर संकुचन के कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़ों का वायुदाब, जो फेफड़ों का वायुदाब है, वो बाह्य वातावरण के या वायुमंडल के वायुदाब से कम हो जाता है। यानी फेफड़ों का वायुदाब वायुमंडल के वायुदाब से कम हो जाता है, जिससे वायुमंडल से वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। वायुमंडल से वायु किधर चली जाती है? फेफड़ों की वायु कूपिकाओं में भरती रहती है, और ये तब तक भरती रहेगी जब तक वायुमंडल का वायुदाब और फेफड़ों का वायुदाब आपस में समान न हो जाए। समान न हो जाए तब तक ये क्रिया जारी रहती है। कौन सी? इनहेलेशन की। दोबारा समझो, निःश्वसन एक सक्रिय क्रिया है जिसमें डायाफ्राम और बाह्य अंतरा परशुक पेशियां, ये पेशियां पसलियों के ऊपर पाई जाती हैं। इनके अंदर संकुचन होता है, जिससे डायाफ्राम चपटा होकर उसका साइज घट जाता है, और पसलियां, इन अंतरा परशुक पेशियों में संकुचन होगा तो पसलियां बाहर की ओर खिंचेंगी, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, और फेफड़ों का वायुदाब वायुमंडल के वायुदाब से कम हो जाता है। इस कारण वायुमंडल से वायु फेफड़ों की वायु कूपिकाओं में तब तक भरती रहती है जब तक फेफड़ों का वायुदाब वायुमंडलीय वायुदाब के बराबर ना हो जाए।
ठीक है भी। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन। कई बार पूछता है कि वायु का मार्ग बताओ, वायु किधर से होकर के फेफड़ों तक पहुंचती है। कई बार पूछता है कि वायु किस भाई अंग से होते हुए किस तरह से ये फेफड़ों तक पहुंचती है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ये नासा द्वार से। नासा द्वार से वायु शरीर में प्रवेश करती है। नासा द्वार से नासा गुहा में जाती है। कहाँ जाती है? नासा गुहा के अंदर। नासा गुहा से आंतरिक नासा छिद्र में, आंतरिक नासा छिद्र के अंदर पहुंचती है। फिर यहाँ से ग्रसनी भाग में पहुंचती है। ग्रसनी भाग से घाटी भाग में, घाटी भाग में पहुंचती है। घाटी भाग से श्वास नली में जाती है। श्वास नली के अंदर सांस है या वायु है वो पहुंचती है। श्वास नली आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है जिसे हम श्वसनी कहते हैं, यानी श्वसनियों में पहुंचती है। श्वसनियों से श्वसनिकाओं में पहुंचती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, श्वसनिकाओं में जाती है। श्वसनिकाओं से वायु कूपिका वाहिनी में जाती है और वायु कूपिका वाहिनी से वायु कूपिका कोश के अंदर पहुंचती है और वायु कूपिका कोश से वायु कूपिकाओं तक वायु पहुंच जाती है। ध्यान रखना, कहां से? नासा द्वार से आरंभ हुई, नासा द्वार से नासा गुहा में, नासा गुहा से आंतरिक नासा छिद्र में, फिर ग्रसनी में, ग्रसनी से घाटी भाग में, फिर श्वास नली के अंदर, श्वास नली से श्वसनियों में, श्वसनी से फिर आगे श्वसनियाँ श्वसनिकाओं में बटेंगी, श्वसनिकाएं वायु कूपिका वाहिनियों में बटेंगी और वायु कूपिका वाहिनियों से वायु कूपिका कोशों में और अंत में वायु कूपिकाओं में पहुंच जाती है। ये इनहेलेशन या निश्वसन का मार्ग होता है। दूसरा आता है उच्च श्वसन, एक्सहेलेशन। उच्च श्वसन, इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। हाँ जी, फेफड़ों से वायु का शरीर से बाहर निकलना, यानी यहां तो क्या हो रहा था, वायु है वो वायुमंडल से शरीर में प्रवेश कर रही थी और यहां से फेफड़ों से वायु का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उच्च श्वसन कहलाता है। अब ये उच्च श्वसन, यहाँ पे निश्वसन की क्रिया तो सक्रिय क्रिया थी और यहाँ पे उच्च श्वसन क्रिया कैसी अवस्था में होती है? विश्राम अवस्था में होती है। उच्च श्वसन क्रिया विश्राम अवस्था में होती है और कैसी क्रिया है ये? निष्क्रिय क्रिया है। कैसी क्रिया है ये? निष्क्रिय क्रिया होती है। इस क्रिया के अंदर क्या होगा? डायाफ्राम और बाह्य जो अंतरा परशुक पेशियां हैं, इनके अंदर शिथिलन होता है। क्या होता है? बाह्य अंतरा परशुक पेशियों में शिथिलन होगा और शिथिलन के कारण भाई डायाफ्राम है, इसका साइज है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बाह्य अंतरा परशुक पेशियां शिथिल होंगी तो पसलियों के वजन के कारण पसलियां हैं वो नीचे आ जाएंगी और फेफड़ों, ये जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा इसका आयतन है वो घट जाता है और वक्ष गुहा का आयतन घटने के कारण फेफड़ों का वायु दाब, जो फेफड़ों का वायु दाब है
वो वायुमंडलीय वायु दाब से अधिक हो जाता है। फेफड़ों का वायु दाब वायुमंडलीय वायु दाब से अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों से वायु बाहर अर्थात शरीर से बाहर निकलकर वायुमंडल में चली जाती है। ये तो विश्राम अवस्था की हो गई। अब जब हम कोई शारीरिक श्रम करते हैं या फिर व्यायाम करते हैं, यानी एक्सरसाइज या शारीरिक श्रम के समय, शारीरिक श्रम के समय ये जो उच्च श्वसन है, उच्च श्वसन ये भी सक्रिय हो जाता है। किस अवस्था में होता है? ये सक्रिय अवस्था में होने लग जाता है। यानी कहने का मतलब है, जिस तरह निश्वसन में ऊर्जा खर्च होती है, उसी प्रकार उच्च श्वसन में भी ऊर्जा खर्च करके वायु को बाहर निकाला जाता है। इस समय जो आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां हैं, अब तक तो अपन बाहर वाली की बात करें, अब यहाँ पे इस समय जो पसलियों के नीचे आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां, वो क्या हो जाती हैं? सिकुड़ती हैं। आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां संकुचित होती हैं और संकुचन के कारण पसलियां हैं वो तेजी से नीचे की ओर खींची जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन तेजी से घट जाता है। वक्ष गुहा का आयतन तेजी से घट जाता है और वक्ष गुहा का या फेफड़ों का वायु दाब वायुमंडल के वायु दाब से अधिक होने के कारण तेजी से वायु फेफड़ों से बलपूर्वक वायुमंडल में छोड़ी जाती है। मानव में विश्राम अवस्था में वयस्क की जो श्वसन दर होती है, विश्राम अवस्था में, कौन सी अवस्था में? विश्राम। व्यायाम के समय श्वसन दर बढ़ जाती है, ध्यान रखना। विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है। 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन संबंधी आयतन यानी श्वसन से संबंधित कुछ आयतन अपने साइंस में पढ़े जाते हैं, जिनका अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पहला आता है नंबर 1 ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन, इसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, टीवी, शॉर्ट में टीवी, टाइडल वॉल्यूम। यानी विश्राम अवस्था में एक निश्वसन में भरी गई वायु का आयतन। कैसी अवस्था में? विश्राम अवस्था में। विश्राम अवस्था में एक निश्वसन, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं एक उच्च श्वसन। उच्च श्वसन, विश्राम अवस्था में एक निश्वसन या फिर एक उच्च श्वसन। इसके अंदर तो वायु भरी जाती है, यानी कितनी वायु भरी जाएगी विश्राम अवस्था में? एक निश्वसन में कितनी वायु भरी जाती है फेफड़ों में, या उच्च श्वसन में वायु बाहर निकाली जाती है, बाहर निकाली जाती है। उस आयतन को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं या ज्वारीय आयतन उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वारीय आयतन। दोबारा से समझ लो, ज्वारीय आयतन टीवी
यानी विश्राम अवस्था में एक निश्वसन में फेफड़ों के अंदर भरी गई वायु का आयतन, कितनी वायु भरी जाती है उसका आयतन, उसका क्या आयतन, या फिर एक उच्च श्वसन में फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायु का आयतन टाइडल वॉल्यूम या टीवी या ज्वारीय आयतन कहलाता है। ये सामान्यतया जो ज्वारीय आयतन टीवी का जो मान होता है वो 500 ml माना जाता है। यानी एक विश्राम अवस्था में हम लगभग 500 ml वायु हम फेफड़ों में ग्रहण करते हैं और 500 ml ही छोड़ी जाती है। यानी फेफड़ों के अंदर 500 ml वायु भरती है और 500 ml ही शरीर से बाहर निकल जाती है। अगर आपसे कोई पूछे एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट, यानी प्रति मिनट, स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट कितना ज्वारीय आयतन ग्रहण करता है तो या निकालता है, तो आप क्या कहोगे? 6 लीटर से 8 लीटर के मध्य ये वायु है निश्वसित या उच्च श्वसित की जाती है, यानी भरी जाती है या फिर निकाली जाती है। किस अवस्था में? विश्राम अवस्था में। दूसरा है नंबर 2, निश्वसित आरक्षित आयतन। निश्वसित आरक्षित आयतन, इसको अपन IRV यानी इन रेस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इन रेस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। यानी IRV क्या है भाई? यानी वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, यानी वायु की वह अतिरिक्त मात्रा कहने का मतलब, जैसे हम एक बार निश्वसित करते हैं, विश्राम अवस्था में जितनी वायु शरीर में प्रवेश करा सकते हैं वो तो हो गई, वो तो क्या हो गया? ज्वारीय आयतन। इसके अलावा बलपूर्वक, यानी एक निश्वसन करने के बाद भी बलपूर्वक और भी वायु शरीर के अंदर हम प्रवेश करा सकते हैं, उस आयतन का मान क्या कहलाता है? IRV। यानी वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वसित कर सकता है, जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वसित कर सकता है। यानी कोई व्यक्ति बलपूर्वक फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है, उसका आयतन है वो क्या कहलाता है? IRV कहलाता है। और IRV का मान 2500 ml से 3000 ml के करीब माना जाता है। यानी इतनी हम वायु बलपूर्वक शरीर में प्रवेश करा सकते हैं। नंबर 3, नेक्स्ट है उच्च श्वसित आरक्षित आयतन, इसको अपन ERV बोलेंगे। एक्जो रेस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, यानी वायु आयतन का वह अतिरिक्त मान, वायु आयतन का वह अतिरिक्त मान जो एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्च श्वसित कर सकता है, जो एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्च श्वसित कर सकता है, उसे अपन ERV कहते हैं। यानी कितनी वायु हम निश्वसित होने के बाद,
टाइडल वॉल्यूम अपन निकालने के बाद कितना और वायु हम बलपूर्वक शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, उसका मान क्या कहलाता है? ERV। और इसका मान लगभग 1000 ml यानी 1 लीटर से 1100 ml के आसपास माना जाता है। यानी उच्च श्वसन करने के बाद भी हम लगभग 1 लीटर वायु शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन जिसको अपन आरवी कहते हैं। आरवी यानी रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, हाँ जी, वायु का वह आयतन, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक उच्च श्वसित करने के बाद भी फेफड़ों में रह जाता है। आयतन जो बलपूर्वक उच्च श्वसित करने के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, शेष रह जाता है, आरवी कहलाता है। और इसका मान, आरवी का मान 1100 से 1200 ml के आसपास माना जाता है। हाँ जी, टाइडल वॉल्यूम, टीवी का मतलब कितनी वायु अपन विश्राम अवस्था में ग्रहण करते हैं, कितनी छोड़ते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम। दूसरा IRV यानी बलपूर्वक कितनी प्रवेश करा सकते हैं, वो IRV। ERV का मतलब बलपूर्वक हम कितनी बाहर निकाल सकते हैं, ERV। और बलपूर्वक बाहर निकालने के बाद भी जो फेफड़ों में वायु शेष रह जाती है उसे RV कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इस पाठ के जो आगे के टॉपिक हैं उनके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।